तो गूगल मीट पे कितने होंगे? सब इतने ही 100। हाँ, 100। तो ग्रुप तो 3 ही बनाने पड़ेंगे, है ना? ये फिर कहाँ पे? ये इंट्रोडक्शन ग्रुप पूछना पहले स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है? आवाज का कहाँ से बोला? पूछे सर, बोले। हाँ बेटे, आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर। अच्छा, आज के लिए ना सिर्फ ये देख लें कि जितने 100 आ गए हैं, ओके, क्योंकि मुझे उन्होंने आईटी वालों ने थोड़ा सा मिस गाइड किया था। उन्होंने कहा था कि जूम के ऊपर 300 आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने ना 2 या 3 ग्रुप ही बनाएंगे और उसमें करेंगे। इस दफा चूंकि ये रिकॉर्ड तो हो रहा है, तो जो स्टूडेंट आ गए बाकियों को तसल्ली दे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैं जीआर और सीआर को कह रहा हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। अब इनको कह दो नेक्स्ट टाइम जो है वो जो है ना, ये 2 ग्रुप बना लेंगे, फिर बाद में बात करके आप लोगों से, ठीक है? ओके सर। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री प्रोडक्शन आपके कोर्स का नाम है। इसका 1 क्रेडिट है, हफ्ते में 1 थ्योरी होगी। और उनसे कह के मैंने आपका बुध वाले दिन की बजाय मैंने जुमेरात को करवाया, क्योंकि बुध वाले दिन मेरा यहाँ पर पतों की में लेक्चर होता है। तो इसलिए हम जुमेरात को 9:40 के ऊपर जो है वो मॉर्निंग होगी और इवनिंग जो है वो 12:10 पे होगी। और इसके जो 2 ग्रुप हैं वो मॉर्निंग के सीआर से डिस्कस करके मैं उनका टाइम जो है वो सेट कर लूंगा। ओके जी? ओके सर। ओके, आगे नहीं जाना। ओके जी, इंट्रोडक्शन टू पोल्ट्री। तो ये सबसे पहले जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये पोल्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं जरा ना। ये अपने हाथ में कागज पेंसिल रखें और इसका एक डेफिनेशन लिख लें। द टर्म पोल्ट्री इज यूज्ड टू डेजिग्नेट those species of birds which render man, R-E-N-D-E-R, render mean to give, which render man an economic service and reproduce freely under his care. The term poultry is used to designate those species of birds which render man mean आदमी, which render man an economic service and reproduce under his care. These include chicken, ठीक है, ducks, quail, turkey, ostrich, pigeon, pheasants, P-H-E-S-A-N-T, pheasants, partridge, P-A-R-T-R-I-D-G-E, partridge, guinea fowl, G-U-I-N-E-A, guinea, fowl, F-O-W-L, fowl, swans, S-W-A-N-S, swans, goose, पीकॉक या पी फाउल, वेदर, इसके बाद कॉमा लगा के लफ्ज लिखते हैं वेदर ड्रेस्ड और अलाइव, वेदर ड्रेस्ड, D-R-E-S-S-E-D। ईमान आवाज आ रही मेरी बच्चे? यस सर। ओके, वेदर ड्रेस्ड और अलाइव, ठीक है। ड्रेस्ड से ये मुराद होती है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्लॉटर द बर्ड, उसके बाद आप उसकी अंतड़ियां निकाल दें, उसके पर निकाल दें, उसके जो है वो विसरल ऑर्गन जो है, उससे ये मुराद है कि लिवर, गिजर्ड और हार्ट, ये भी आप निकाल दें, तो उसके बाद जो बर्ड बचता है उसको हम ड्रेस्ड बर्ड बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें निकाल दी? एडिबल और इनएडिबल। एडिबल से मैंने मुराद है लिवर, गिजर्ड और हार्ट, और इनएडिबल से मुराद है उसकी इंटेस्टाइन।
और along with feathers, जब आप स्लॉटर करने के बाद बर्ड की ये चीजें रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद वो बर्ड जो है वो ड्रेस्ड बर्ड कहता है, और लाइव का मतलब आपको पता ही है कि जिंदा बर्ड। तो ये पोल्ट्री की डेफिनेशन है। तो अप्रोक्सीमेटली पूरी दुनिया के अंदर कोई 11 बिलियन के करीब चिकन है पूरी दुनिया के अंदर, और इनका एक ही इंसेस्टर है। इंसेस्टर से ये मुराद है इनका आबाओ अजदाद एक ही है, इनके दादाजी या परदादाजी जैसे हम अपने पॉपुलेशन में कहते हैं। तो उसका नाम रेड जंगल फाउल है या गैलस गैलस बोलते हैं। वो जो गैलस गैलस था ना, उसका वजन हार्डली 900 ग्राम था। तो आज आप देख लो कि जितने आपके पास बर्ड आते हैं, ब्रॉयलर आता है, उसका अबाव अजदाद आते हुए 3-3, 4-4 किलो के हैं। तो इसकी मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा कि वो 900 ग्राम से किस तरह वो 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम का वजन हो गया। ये उसके इंसेस्टर की बात है। तो काम तो नहीं। अच्छा, इसमें टर्मिनोलॉजी को थोड़ी सी आपको जानने की जरूरत पड़ेगी कि हम टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं। पोल्ट्री के अंदर आप आएंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी बोलनी पड़ेगी। ब्रॉयलर को हम आम फार्मर की लैंग्वेज में हम कहते हैं गोश्त वाली मुर्गी। ब्रॉयलर की फार्मर की लैंग्वेज में या लेमैन लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं गोश्त वाली मुर्गी। और डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ए यंग बर्ड ऑफ ईदर सेक्स। ईदर सेक्स से ये मुराद है कि वेदर इट इज मेल और वेदर इट इज फीमेल, grown specifically for highly efficient meat production। इसको ऐसे तरीके से पाला जाता है कि हम इससे मैक्सिमम जो है वो गोश्त ले सकें। आजकल का जितना ब्रॉयलर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं, मिनिमम उसका वजन जो है वो 1.6 केजी होता है और मैक्सिमम 2.2 केजी भी होता है। तो ये वाला डिपेंड करता है अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। तो जनरली आप कह सकते हैं कि 2 केजी का वजन होता है और ये तकरीबन 35 दिन के अंदर तैयार होता है। दूसरी टर्म इसमें नजर आ रही है ब्रूडर। ब्रूडर से ये मुराद है, ये ऐसा इक्विपमेंट है टू यूज टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री वार्मथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ चिकन लाइफ। एक मुर्गी जो होती है ना, वो अपने बच्चों को परों के नीचे लेती है। क्योंकि हम इसको नेचुरल तरीके से नहीं पालते, एक मशीन जो है हैचरी जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर अंडे रख दिए जाते हैं, उन अंडों में से बच्चे आते हैं, तो वो लाखों की तादाद में बच्चे बाहर आते हैं। तो फिर इन बच्चों के लिए हम एक ब्रूडर बनाते हैं जिसके नीचे बल्ब लगा दिए जाते हैं, या मॉडर्न और भी बहुत से तरीके हैं जो आप आगे अगली क्लासों में आपको बताएंगे। तो मुराद ये है कि ब्रूडर एक ऐसी छतरी नुमा एक आला है जिसके नीचे बल्ब लगा दिए जाते हैं और बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद उसके नीचे आ जाते हैं ताकि उनको हीट दी जा सके। हीट हम इसलिए देते हैं कि शुरू के अंदर बर्ड जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते बिना, तो हमें फिर उनको सप्लीमेंट्री हीट जो है वो देनी पड़ती है। तीसरी टर्म इसमें आपके सामने ब्रूडिंग आ रही है। ब्रूडिंग वो अमल है फर्स्ट वीक ऑफ चिकन्स लाइफ, पहला हफ्ता या 10 दिन, या सर्दियां बहुत ज्यादा हो तो हम इसको 15 दिन भी कह देते हैं, कि 15 दिन के अंदर अंदर हम बर्ड को जो प्रोसेस करते हैं या जो उसको पालते हैं उसको हम ब्रूडिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, a very high standard of care including the provision of special diets and supplementary warmth। वार्मथ का मैंने आपको बता दिया। ब्रूडर में हम इसको खास किस्म की डाइट देते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है क्योंकि इनकी ग्रोथ होनी होती है ना, तो ये हम इसको देते हैं। फिर ये टर्म एक बोली जाती है ब्रूडी। ब्रूडी है ना, आपने लफ्ज़ सुना होगा, उर्दू में हम इसे कुड़क मुर्गी भी कहते हैं। द नेचुरल इंस्टिंक्ट controlled by maternal hormones that causes the female to want sex। आपने घरों में देखा होगा कि मुर्गी जो है वो अंडों के ऊपर बैठने की ख्वाहिश रखती है, उसकी माँ बनने की ख्वाहिश होती है। वो जो माँ बनने वाली ख्वाहिश होती है दैट इज अंडर सर्टन हार्मोन्स, तो वो फिर अंडों पे बैठने की उसकी कोशिश होती है। तो उस वाली हैन को हम फिर जो है वो ब्रूडी हैन जो हम बोल देते हैं। ठीक है जी। चिक, द टर्म यू आयशा आप ऑनलाइन पे हो? मॉर्निंग की जीआर आयशा लाइन पर है कि नहीं? नहीं होगी। चलो एनीवे जितने बेटे आप बाकी जो सुनो आप। उसके बाद चिक आ गया। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब चिकन्स फ्रॉम डे ओल्ड टू एंड ब्रूडिंग। ऐसा बच्चा जो शुरू से लेकर एंड ब्रूडिंग मीन कि 7वें दिन तक कह सकते हैं, 10वें दिन तक कह सकते हैं, उस स्टेज से पहले हम उसको चिक बोले। कॉक हम कहते हैं मेल दैट हैज फिनिश्ड 1 सीजन या ईयर। 1 साल से जो बड़ा होता है ना मेल, उसको हम कॉक बोलते हैं।
और जो 1 साल से छोटा होता है उसको हम कॉकरल बोलते हैं, ठीक है। ECH इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोलर्स। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी चिकन आजकल ब्रॉयलर पल रहे हैं उसको एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस बोलते हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस बिल्कुल ऐसी है जैसे आप घरों में AC लगा के बैठ जाते हैं कि आप एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। एंड इंटेंसिव हाउसिंग, इंटेंसिव मीन कि इसमें बर्ड को बाहर नहीं जाने दिया जाता, कैद कर दिया जाता है। वेयर द ऑपरेटर कैन कंट्रोल टेम्परेचर, एयर क्वालिटी, एनी गैसेस, ह्यूमिडिटी एंड लाइट। ये तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं ना वो इसमें जो है वो मेंटेन की जाती हैं। एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस में 4 चीजें याद रखें। टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाता है अपने मुताबिक, एयर की क्वालिटी कि कितनी एयर की स्पीड है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। ऑब्नॉक्शियस गैसेस जो है वो चिकन के अंदर से प्रोड्यूस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। जब वो अपनी फीसिस करता है उसको निकाला जाता है और फिर उसके बाद हम उसकी ह्यूमिडिटी या नमी उसको हम देखते हैं। लाइट को भी हम कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइट मध्यम भी की जा सकती है, ज्यादा भी की जा सकती है। तो इस तरीके से हम जिस हाउस के अंदर ये तमाम चीजें मुकम्मल की जाए उनको हम जो है वो एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउस कहते हैं। फिर इसमें बेटे आपको टर्म सुनने में मिलेगी फर्टाइल एग्स in which fertilization of the blastodis has occurred to create the blastodon। एक ऐसा अंडा जिससे अगली जनरेशन जो है वो प्रोपेगेट होनी हो, अगली नस्ल पैदा हो रही हो, उसको हम फर्टाइल एग कहते हैं। फर्टाइल एग हमेशा मेल और फीमेल की मीटिंग के बाद आएगा। मुर्गी के साथ मेल रखो या ना रखो, ये बात याद रखें कि उसने अंडा देना ही देना है। जिस मुर्गी के साथ मेल नहीं होगा और वो अंडा देगी तो उस अंडे को हम टेबल एग कहते हैं जो आप बेकरी से जाके खरीदते हो। लेकिन जिस मुर्गी के साथ मेल होगा और उनकी मीटिंग होगी उसके बाद जो वो अंडा आएगा उसको हम फर्टाइल एग कहते हैं। फर्टाइल एग में से आगे न्यू जनरेशन जो है वो उसकी प्रोपेगेशन होगी। तो ये फर्क याद रखें फर्टाइल एग में और टेबल एग में। टेबल एग में से नई जनरेशन नहीं पैदा होगी जबकि फर्टाइल एग में से नई जनरेशन पैदा होगी। फिर हम एक टर्म बोलते हैं फीड कन्वर्शन रेशियो। फीड कन्वर्शन रेशियो से ये मुराद है कि एक बर्ड फीड खाने के बाद वो कितनी ज्यादा उसको गोश्त के अंदर तब्दील करता है या कितने ज्यादा फीड खाने के बाद वो अंडे के अंदर तब्दील करता है। द रिलेशनशिप बिटवीन फीड कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्शन, ये उसके ऊपर करता है। और इसका फार्मूला आमतौर पे होता है, इसको हम FCR भी बोलते हैं। FCR इज इक्वल टू फीड कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय वेट गेन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बर्ड ने 3 kg फीड खाई है 6 हफ्ते में या 35 दिन के अंदर, उसने 1.5 kg वजन हासिल किया है, तो हम 3 को ऊपर रखेंगे और 1.5 से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपका जवाब आएगा 2। 3 ऊपर है 1.5 नीचे है। एक इशारिये को खत्म करने के लिए हम एक सिफर ऊपर लगाएंगे और 15 को 30 पे तकसीम कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 का मतलब है कि उसने 2 kg फीड खाकर 1 kg वजन दिया। इसी तरह अगर किसी की FCR 1.5 आती है तो इसका मतलब उसने 1.5 kg फीड खा के 1 kg वजन दिया। इस तरह अगर किसी की FCR 1 आती है तो इसका मतलब है कि उसने 1 kg फीड खाकर 1 kg वजन दिया। तो इसका मतलब है कि बेहतरीन FCR जो होती है वो 1 है, उसके बाद उससे बेहतर 1.2 है, फिर उससे बेहतर 1.5 है, फिर 2 है। तो ये हम इस तरीके से इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टर्म बोली जाती है बच्चे फाउल। The term used to describe all members of Gallus domesticus irrespective of age, sex और breed। इसमें हम उसकी एज को भी नहीं देखते, सेक्स को भी नहीं देखते, ब्रीड को भी नहीं देखते, हम जनरली उसको बोल देते हैं फाउल। उसके बाद एक टर्म आप लिए ग्रोअर। द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल स्टॉक बिटवीन द एंड ऑफ ब्रूडिंग। ये ब्रूडिंग से बाद ये स्टेज शुरू होती है और ये आम तौर पे हम जो है ये लेयर के लिए, लेयर से मेरी मुराद है कि जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसके लिए हम लगाते हैं। उसका जो ब्रूडिंग पीरियड वो 6 हफ्ते का होता है तकरीबन। उसके बाद 6 से लेके 14 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है उसको हम ग्रोअर कहते हैं, ग्रोअर पीरियड होता है। और 6 के 14 हफ्ते के बाद उसका पीरियड जो है वो आ जाता है लेइंग वाला पीरियड। ठीक है जी। किसकी मेरी है, हो रही है। ठीक है, तो ये वाली ग्रोअर जो है इसको हम बोलते हैं। ग्रोअर के बाद फिर 16वां हफ्ता कहने, उसके बाद वो जो जितना अर्सा वो अंडे देती है उसको हम लेइंग पीरियड बोलते हैं।
मोल्ट एक ऐसी टर्म है, हर जानवर या हर परिंदा साल में एक दफा अपने पर जो है वो झाड़ता है। इस पर झाड़ने को प्रोसेस को हम मोल्ट बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक नेचुरल भी होता है, एक आर्टिफिशियल भी होता है। आमतौर पे नेचुरल मोल्ट जो है वो साल में तमाम परिंदे अपने नए पर निकालते हैं, और मोल्ट जो है हम जब करते हैं उसके जरिए। आर्टिफिशियल तो उसमें सर्टन स्ट्रेटजीज हम अपनाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो उसमें ये वाला काम होता है। तो ये हार्मोनल इनबैलेंस होता है। और इसका सबसे बड़ा जो आपको चीज याद रखनी चाहिए, प्रोसेस वेयर बाय द बर्ड शेड इट्स फेदर एंड सीजेस एग प्रोडक्शन, कि जैसे ही वो मोल्ड पे आएगा वो अंडे देना बंद कर देगा। द हार्मोन्स which initiates the process of molting at the same time ceases the process of egg production। तो जब बर्ड मोल्ट पे आएगा, ये मोल्ट का प्रोसेस तकरीबन 6 हफ्ते का होता है, तो फिर 6 हफ्ते के अंदर बर्ड जो है वो नहीं देता, अंडे नहीं देता। ना ये वाली बात याद रखें। फिर इसमें एक टर्म बोलते हैं पैक ऑर्डर। पैक ऑर्डर से ये मुराद है कि जानवरों के अंदर भी ताकतवर जो है वो अपनी हाकमियत, या आप यूं कह लें वो SHO बनता है कि मैं भी SHO हूँ। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए फ्लॉक ranging in a ladder formation from the most dominant to the most subordinate members of the family। एक जो है वो आप यूं समझ लें कि खानदान के अंदर वो पोला, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा ताकतवर सा होता है, जगह जिसे आप कह लेंगे, जानवरों में भी कोई ना कोई जगह होता है, वो अपना ऑर्डर जो है बाकियों पे चलाता है। तो ये पैक ऑर्डर भी जानवरों के अंदर होता है। तो इसको वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो भी दूसरे को खुराक के लिए, पानी के लिए अपने पास नहीं आने देगा, तो जिसकी वजह से फ्लॉक के अंदर जो है वो प्रोडक्शन जो इफेक्ट करती है, हम इसको डिस्करेज करते हैं। इसका हम तरीका आपको बाद में बताएंगे कि कैसे पैक ऑर्डर को जो है वो खत्म किया जाता है। पुलट, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कॉक जो है वो 1 साल से बड़ा होता है और कॉकरोच जो 1 साल से छोटा होता है, इसी तरह हैन जो है वो 1 साल से बड़ी होती है, जो पुलट होती है वो 1 साल से छोटी होती है। ये याद रखें। आगे ये टर्म आ गई है रूस्ट। द पर्च ऑन विच फाउल्स रेस्ट और स्लीप, ऐसी चीज या ऐसी शाख या ऐसा डंडा जिसके ऊपर बर्ड बैठ के रात को आराम करता है, पर्च हम उसे बोलते हैं। ये उसको हम रूस्ट कहते हैं। द बर्ड इज रूस्टिंग मीन कि वो दरख्तों के अंदर छुपा बैठा है या समथिंग लाइक दैट, उसको हम रूस्ट बोलते हैं। फिर इसी तरह ये रूस्टर है। आमतौर पे जो 10 हफ्ते का मेल बर्ड होता है उसको रूस्टर बोला जाता है। कैपन हम उस मेल को कहते हैं जिसके सेट्रिकली टेस्टिकल्स रिमूव कर दिए जाएं, उसको हम कैपोन बोलते हैं। पुलट मैंने आपको पहले बता दिया, रूस्ट भी बता दिया, ये मेरा दोबारा रिपीट हो गया। जी हेमंत साहब, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? सर ये क्वेश्चन प्लीज। जी जी सर ये फाउल एक दफा प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। फाउल हम इसकी जो भी समझ वो नहीं बर्ड आई। हो ना, विदाउट एनी ए, कोई भी बर्ड आपको नजर आता है, आप कौवे को भी फाउल कह सकते हो, आप चिड़िया को भी फाउल कह सकते हो, आप गिनी फाउल को भी, बतख को भी, मतलब जो इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, ब्रीड एंड सेक्स, हम उसे फाउल कह देते हैं। मतलब वो ना कोई मेल है ना फीमेल है, दोनों उसमें आते हैं। जनरली हम इसे बोलते हैं। सर ग्रोअर का भी बता दें। ग्रोअर होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रॉयलर की लाइफ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ब्रॉयलर की लाइफ को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को हम ब्रूडिंग कहते हैं और एक को हम फिनिशिंग स्टेज कहते हैं। ब्रूडिंग आमतौर पे ब्रॉयलर के अंदर जनरली स्पीकिंग वो 4 हफ्ते की होती है, लेकिन वो जो मैंने आपको बताई है वो स्पेसिफिकली डे ओल्ड चिक के वाले से है कि हम उसको सप्लीमेंट्री हीट देते हैं, और आखिरी 2 हफ्ते हम फिनिशर कहते हैं। लेयर के केस के अंदर जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले 6 हफ्ते उसकी ब्रूडिंग वाली स्टेज हम कहते हैं, 6 से लेके 14 या 15 हफ्ते तक हम उसको ग्रोअर वाली स्टेज कहते हैं, क्योंकि इन और 14 या 15 हफ्ते के बाद जो स्टेज आती है जब तक कि वो अंडे देती रहती है, हम उसको लेइंग स्टेज बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों स्टेजेस के अंदर उसको हम फीड जो है वो डिफरेंट किस्म की देते हैं ना, तो इसलिए उसके ये 3 फेजेस जो है वो हमने रखे हैं। जी, और कोई सवाल यहाँ तक? सर FCR वाला रिपीट कर दोबारा बेटे। FCR वाला सर रिपीट कर दें। FCR का मतलब है फीड कन्वर्शन रेशो, कि आपने जब बर्ड को फीड खिलाई, फीड हम क्यों खिलाते हैं, अंडों के लिए या गोश्त के लिए, तो जितनी फीड खिलाई है उससे उसका गोश्त कितना बना है, जितनी फीड खिलाई है उससे उसके अंडे कितने बचे हैं। तो मैंने आपको मिसाल यूं दी है कि फर्ज करें आपने 6 हफ्ते ब्रॉयलर रखा, तो 6 हफ्ते के अंदर उसने 3 kg टोटल फीड खाई। 3 kg टोटल फीड खा के उसने 1.5 kg वजन लिया। हम 3 को ऊपर रखेंगे
और 1.5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 रेशो का कोई यूनिट नहीं होता अभी, तो 2 से ये मुराद है कि उसने अपने पूरे टेन्योर में जो कि 35 दिन का था या 6 हफ्ते का था, उसमें उसने 2 केजी फीड खा के आपको 1 केजी वजन दिया। जी चलें आगे। सर एक टर्म यूज की है जिसमें हम टेस्टिकल्स को रिमूव करते हैं, वो प्लीज थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कैपोन है, कर वो दें। आमतौर पे बहुत रेयर होता है कि अगर आपने क्योंकि ना आमतौर पे जब हम इसके टेस्टिस रिमूव करते हैं, जैसे आपने बकरों में भी वो टर्म सुनी होगी, इनको कसी किया जाता है, तो फिर ये गेन ज्यादा करते हैं, वजन ज्यादा गेन करते हैं। तो ये ऐसा है, बहुत रेयर केसेस के अंदर लोग करते हैं, लेकिन चूंकि टर्म इस्तेमाल होती है कि हम उसके टेस्टिस जो है वो सर्जिकली रिमूव करके उस बर्ड को जो है वो अनेबल कर देते हैं टू मेट एनी फीमेल, तो जिसकी वजह से उसके अंदर फिर गोश्त जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर चिक का काइंडली बता दीजिएगा। इसका चिक चिक आम मतलब जो जिस दिन वो पैदा हुआ और अगले 7 दिन तक उसको हम चिक कहते हैं। ओके सर। जी आगे चलें। यस सर। अच्छा जी आगे आपके सामने स्लाइड आ गई है, टाइप्स ऑफ बर्ड्स। आमतौर पे पोल्ट्री के अंदर 3 तरह के बर्ड हैं। एक ब्रॉयलर जिसको मैंने आपको बताया गोश्त वाली मुर्गी है, दूसरा लेयर जिसको हम अंडों वाली मुर्गी कहते हैं, और तीसरा है ब्रीडर। ब्रीडर वो वाला अंडा है, वो वाला बर्ड है जो कि फर्टाइल एग देगा, जो कि फर्टाइल एग देगा। लेयर जो है वो फर्टाइल एग नहीं देगी, वो सिर्फ वो वाले अंडे देगी जो हम मार्केट से लाके खाते हैं। हम उनको बॉयल कर लेते हैं या उनको ऑमलेट वगैरह बना देते हैं, ठीक है। ब्रीडर आगे मजीद 2 में तकसीम हो रहा है। एक है ब्रॉयलर ब्रीडर और दूसरा है लेयर ब्रीडर, ठीक है। ब्रॉयलर ब्रीडर के बाद एक और आप टर्म देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट। जिस तरह हम हैं, आप हैं, आपके अम्मी अबू हैं, आपके अम्मी अबू के बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो सेम इज द डिवीजन बिटवीन बर्ड्स। इसका मैं आगे आपके चार्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये 3 बातें याद रखें, ब्रॉयलर गोश्त वाली, लेयर अंडों वाली यानी टेबल एग, और ब्रीडर जो है वो फर्टाइल एग के लिए। आगे जो इसमें मैंने एक टर्म देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ब्रॉयलर ब्रीडर, ये वाले जो मेल फीमेल होंगे ना, इनके मिलने से जो बच्चे आएंगे वो गोश्त की उसके अंदर खसूसियात होंगी, गोश्त की खसूसियात होंगी। ये वाला जो लेयर ब्रीडर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका मेल और फीमेल जब आपस में मिलेंगे, इनके जो बच्चे आएंगे उनके अंदर अंडे देने वाली सलाहियत होगी, ठीक है। इसी तरह जीपी जिसे हम बोलते हैं ब्रॉयलर जीपी, मीन ब्रॉयलर जीपी विल गिव बर्थ टू ब्रॉयलर ब्रीडर, लेयर जीपी विल गिव बर्थ टू लेयर ब्रीडर, ठीक है। तो इसको हम जीपी बोलते हैं। इसके बाद एक और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है जिसको जीजीपी हम कहते हैं। यहां तक समझ लगी बात? सर ये जीपी को दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। ग्रैंड पेरेंट्स मीन जैसे आप अपने अम्मी अब्बू के बच्चे, आपके अम्मी अब्बू हैं, आपकी अम्मी अब्बू के अम्मी अब्बू आपके क्या लगे, ग्रैंड पेरेंट्स लगे ना। तो सेम इज द केस बर्ड के अंदर भी ऐसे होता है। थैंक यू सर। अच्छा अभी इस चार्ट को थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना कि ब्रीडिंग प्लान फॉर ब्रॉयलर्स के लिए क्या होता है, ब्रॉयलर जो है वो कैसे बनता है। मैंने आपको शुरू के अंदर आपके ग्रुप के अंदर एक वीडियो मैंने अपनी शेयर की थी कि लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट हैं कि जी ये ब्रॉयलर, जब टीवी पे भी सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये बातें चलती हैं कि जी ये ब्रॉयलर इतनी जल्दी तैयार होता है, आप इसको हार्मोन देते हैं, ये है वो है। तो वो वाली वीडियो आपने बार बार सुन के अपना कंसेप्ट क्लियर करना, और फिर मैं यहाँ से आपको ब्रीडिंग प्लान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रीडिंग प्लान ब्रॉयलर जो है वो कैसे बनता है। इसमें आम तौर पे बच्चे याद रखेंगे 4 लाइनें बनाई जाती हैं, लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3 और ये लाइन 4, ये 4 लाइनें, ठीक है। ब्रीड इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है, वाइट कॉर्निश है ये वाली, और ये लाइन 2 के अंदर वाइट कॉर्निश है, ठीक है। ये मेल, एक मेल होती है और एक दोनों के अंदर आप देखेंगे तकरीबन उन्होंने जनरेशन 1 के अंदर 10,000 बर्ड लिए। 10,000 बर्ड का वाइट कॉर्निश का भी मेल था, वाइट कॉर्निश की फीमेल थी। फिर वाइट कॉर्निश की एक और लाइन दी उन्होंने जिसके अंदर उसका मेल था और फिर उसकी फीमेल थी। इन दोनों को मिलाया। अच्छा अब बात जो याद रखने वाली है कि ये हम ब्रॉयलर के लिए कर रहे हैं, गोश्त वाली खसूसियत वाली हमने मुर्गी लेनी है।
हमने 10,000 बर्ड की मीटिंग कराई, तकरीबन उनके 1 लाख चिक्स हमारे पास है। 1 लाख चिक्स के अंदर से हमने क्या किया, हमने वो वाले 10,000 चुने जो अपने इन वालदैन से बेहतर थे। बेहतर किस सेंस में थे कि उनके सीने पे गोश्त ज्यादा था, वो ज्यादा एक्टिव थे, उनकी मेच्योरिटी जल्दी आई, मतलब, और उनके जो है वो जिसे हम पट बोलते हैं, पट वाली थाई वाली जो क्या उसे कहते हैं, बोटी कह लें, वो उनकी अच्छी थी, उनकी ग्रोथ अच्छी थी। हमने 1 लाख में से 10,000 वो चुने जो कि अपने वालदैन से अच्छे थे, ठीक है। फिर हमने इन 10,000 में से क्या किया, मेल फीमेल को मिलाया, मेल फीमेल को मिलाया, फिर वो लाख चूजे आए। वो जो जनरेशन 3 में हमने 10,000 चुने, वो अपने इन जनरेशन 2 से बेहतर थे। किस लिहाज से? वही वजन के लिहाज से, मेच्योरिटी के लिहाज से। सर्टन पैरामीटर्स हैं जो कि ब्रीडिंग कंपनी अपने जेब में रखती है, लेकिन चूंकि ये गोश्त वाले थे तो इसमें गोश्त वाला फैक्टर भी देखा जाता है। फिर उसमें बीमारी भी देखी जाती है कि जो बीमारी में अपने वालदैन से बेहतर। देखा, 1 लाख में से सिर्फ 10,000 की सिलेक्शन हो रही है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग। सिलेक्शन एंड ब्रीडिंग, हमने ब्रीडिंग की, उसके बाद सिलेक्ट किए, हमने फिर ब्रीडिंग की, हमने फिर सिलेक्ट किए, हमने फिर ब्रीडिंग की, और हमने फिर सिलेक्ट करके 10,000 आ गया। इस 10,000 को हमने फिर आपस में मिलाया, मेल फीमेल को आपस में मिलाया, फिर 1 लाख चूजे है। उन 1 लाख चूजों में से फिर हमने वो चूजे चुने जो कि अपने इन पेरेंट से बेहतर थे, इनसे बेहतर थे। अब आप ये देखें कि जनरेशन 4 तक हम पहुंच गए। जनरेशन 4 के फिर हमने 1 लाख चूजे लिए, 1 लाख चूजों को आपस में मिलाया, और हमने फिर 1 लाख जो बर्ड पैदा किए उसको हम GGP कहेंगे, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स। यहां तक बात क्लियर हुई? फिर आगे मैं चलता हूं। सिलेक्शन। सर ये जो जी जी बोलो। आखिर में आपने जो चिक्स जनरेशन 4 के बाद जो चिक्स निकले हैं 1 लाख, जब सर उनको आपस में मिलाया तो फिर 1 लाख उतने ही निकले सर? हाँ, निकल, जाहिर है वो चूजे तो अंडे तो वो दे रहे हैं, अंडे तो ज्यादा दे रहे हैं ना, तो 1 लाख बर्ड हम उसमें सिलेक्ट कर लें, हर एक में से 1-1 लाख दिए ना। यहाँ आगे अब हमने सिलेक्शन नहीं की, क्योंकि हमने ना 4 जनरेशन तक जो भी करेक्टर हमने लगाने होते हैं ना, वो 4 जनरेशन तक फिक्स होते हैं। फर्ज करो, मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि ये वाले जो बच्चे आए थे, बल्कि ये जनरेशन 3 पे जो बच्चे आए थे, इनका डे ओल्ड चिक का वजन फॉर एग्जांपल 40 ग्राम था, और ये वाले जो 10,000 चूजे थे, इनका डे ओल्ड चिक का वजन 25 ग्राम था। ये जो जनरेशन 3 पे आ गए, ये 40 के ऊपर हो गए। हमने देखा कि जनरेशन 4 पे भी ये 40 ही है। हम यहाँ भी रोक सकते थे, हम यहाँ पर इससे नहीं रोकते कि जो भी जो ब्रीडिंग प्लान होता है ना, वो 4 या 5 जनरेशन के बाद उसका करेक्टर फिक्स होता है। अगर हम इसको यहाँ पर रोक देते और आगे इसका पेरेंट्स GGP यहाँ पे बना लेते, तो ये वाले करेक्टर रिट्रीव कर जाने थे। रिट्रीव से मुराद है कि वापस चले जाने थे, बर्ड दोबारा जो है वो जनरेशन 1 पर आ सकता था। तो हम 4 या 5 जनरेशन तक इसलिए लेते हैं ताकि करेक्टर फिक्स हो जाए। अब 1 लाख ये चूजा मिलाया, इनका 1 लाख आ गया, तो ये 1 लाख चूजा वाज मच मच बेटर देन द जनरेशन 1। इसको फिर हमने GGP का नाम दे दिया। अब जब हमने इसको GGP का नाम दिया 1 लाख चूजे को, तो इसकी मेल और फीमेल को आपस में हमने मिलाया, ठीक है। तो उसके जो मेल है, इसमें से भी मेल है, इसमें से भी फीमेल है, इसमें से भी मेल है, इसमें से भी फीमेल है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो मेल और फीमेल थे, हमने यहाँ से इसका मेल चुन लिया, मेल फीमेल दोनों ही थे, हमने इसका ये मेल चुन लिया, और लाइन 2 में से हमने यहाँ से फीमेल चुन ली। अब ये वाले जो मेल और फीमेल है, इनको हम ग्रैंड पेरेंट ब्रीडिंग फ्लॉक कहेंगे। ग्रैंड पेरेंट, जीजी से हम कहां पर आ गए? ग्रैंड पेरेंट के ऊपर आ गए। जीजी के ऊपर हमारे पास 1 लाख बर्ड था, उसको मेल फीमेल बनाया, इसका भी मेल फीमेल है। इसमें से हमने जो बेहतरीन मेल था, ये वाला मेल जो हमने चूज किया, इट वॉज मच मच बेटर देन दिस मेल, इस मेल से बहुत अच्छा था, हमने यहाँ से लिया। यहाँ से जो फीमेल हमने लाई, दैट फीमेल वाज मच मच बेटर देन द दिस फीमेल। तो इसकी वजह से हमने ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन करते हुए ये हमने GP का मेल बनाया और ये GP की फीमेल बनाई। इन दोनों को आपस में हमने जब मिलाया, तो इनके जो मेल और फीमेल आए, उनको हम फिर ग्रैंड या पेरेंट्स, उसको हम पेरेंट स्टॉक हम उसे बोलते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट स्टॉक आ गया। पेरेंट स्टॉक में से फिर हम एक, जो कि अब 2 लाइनें हैं, अब 2 लाइनों में से हम एक, हमने इसके अंदर से मेल निकाला, और इसी तरह ये जो मैं आपको दूसरी लाइन, अब आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये 3 और 4 में से हमने ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से हमने फीमेल निकाली।
अब ये बेहतरीन फीमेल है, ये बेहतरीन मेल है, बेहतरीन मेल को बेहतरीन फीमेल से मिलाया तो ये ब्रीडिंग स्टॉक बन गया ब्रॉयलर ब्रीडर, जैसे जो पीछे हमने अभी पढ़ा। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, ये वाले दो जब हम आपस में मिलाएंगे तो इनमें से जो बच्चा निकलेगा जो ब्रॉयलर ताड़े को आजकल आया, ये बच्चे सारी की सारी मेहनत जो है, ये आज हम जहां पर पहुंचे हैं ये तकरीबन 125 साल की मेहनत है, क्योंकि हर ब्रीडिंग प्लान में से किसी में से 10 ग्राम वजन बढ़ा, किसी में से 5 ग्राम वजन बढ़ा। शुरू के अंदर जब हम अपनी स्टडी किया करते थे उस वक्त ब्रॉयलर जो है वो कम से कम 10 हफ्ते में तैयार होता था। आज से 30 साल पहले चले जाओ या इससे भी पहले तो ब्रॉयलर 50 हफ्ते में तैयार होता था। आज का ब्रॉयलर जो है पाकिस्तान के अंदर 32 हफ्ते में और अमेरिका वगैरह में वो 28 दिन में तैयार होता है। तो इस तरीके से ब्रीडिंग प्लान जो है वो ब्रॉयलर का बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर गोश्त की खसूसियात देखी जाती हैं कि गोश्त किसके ऊपर ज्यादा है, कितनी जल्दी वो वजन करता है, कितनी जल्दी वो डिजीज रेजिस्टेंस है। तो ये 4 लाइनें बनाई जाती हैं, 1 2 3 4। 1 2 में से हमने मेल चुना और 3 और 4 के अंदर 4 ये इधर लिखा हुआ आ गया, 4 में से हमने जो है वो फीमेल चुनी। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये इसके पेरेंट थे, ब्रॉयलर ब्रीडर पेरेंट हम इसे भी कह देते हैं। पेरेंट ब्रीडिंग जब हमने की, मेल फीमेल को मिलाया तो इसके अंदर से ये जो बच्चा निकला है ये ब्रॉयलर है, ये गोश्त के लिए है। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं जी ब्रॉयलर अंडा देगा? यस देगा, लेकिन हमने उसको अंडे के लिए बनाया ही नहीं हुआ। हमने इसको रखना है सिर्फ 4 से 5 हफ्ते। अंडे के लिए आपको मुर्गी को रखना पड़ता है 4 महीने। तो वाई वी शुड कीप ए बर्ड विच इज मेंट फॉर मीट एंड नॉट फॉर एग। तो ये अगर हम इसकी मेल फीमेल रखेंगे तो वो भी अंडे देगी, लेकिन हमने इसको बनाया ही एग के लिए है, गोश्त के लिए है, तो हम इसको जो है वो ब्रॉयलर जो है बोलेंगे। तो यहाँ तक थोड़ी बहुत बात कोई पल्ले पड़ गई है? सर जीपी और पेरेंट्स का डिफरेंस फिर एक दफा किसका बता बेटे? दें। दोबारा जीपी और पेरेंट्स। देखो, जीपी होता है ग्रैंड पेरेंट। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट है, आपके ग्रैंड पेरेंट ने आपके अम्मी अबू को जन्म दिया, वो आपके अम्मी अबू बन गए, ठीक है ना। एक उसमें से अम्मी थी, एक आपके अबू थे, एक आपकी अम्मी थी। सेम इज द केस यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट है ना, ये जीपी है। ये जीपी यहीं से कहते हैं, यहाँ से इन्होंने पेरेंट चिकम इसको कह दिया। और इनमें से हमने फिर वो जब सिलेक्शन की तो एक हमने जो मेल चुना उसको हमने अबू कह दिया, और ये वाला जो फीमेल चुनी ये आप अम्मी समझ लें। अब इन दोनों के मिलने से जब पेरेंट की ब्रीडिंग हुई, ये मेल था ये फीमेल थे, इनकी जब हमने मीटिंग की तो उसके बाद जो बच्चा निकला वो ब्रॉयलर का बच्चा था, जिसके अंदर से हम गोश्त वाली बात करते हैं। सर ये WPR से क्या मुराद है सर? किसे बेटे? सर WPR सर ये वाइट, हाँ ये वाइट कॉर्निश है इसका नाम। ये वाइट प्लाईमाउथ रॉक है, वाइट प्लाईमाउथ रॉक। ये मतलब बर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। ये देखो ना, ये इनका ऑलरेडी ये बर्ड ब्रॉयलर जितनी भी दुनिया के अंदर बना उसके अंदर ये आमतौर पर अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करो तो असील से मिलता है। तो इसकी उठान देखो, इसका गोश्त देखो, इसका सीना शीना देखो, इसका कद देखो। तो गोश्त के लिए फिर हम इसका ब्लड जरूर शामिल करते हैं। तो ये वाइट प्लाईमाउथ रॉक है ये, ठीक है। इन दो का ब्लड जो है वो शामिल किया गया। सर मेल हमेशा व्हाइट कॉर्निश से लेंगे? दोबारा बच्चे? सर मेल हमेशा व्हाइट कॉर्निश से लेंगे या फीमेल भी ले सकते हैं व्हाइट कॉर्निश? दोनों लिए हैं, दोनों ही है। फीमेल भी नजर आ रही है, देखो ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल है। नहीं सर, पेरेंट्स पे आके जब पेरेंट्स पे आएंगे हम लोग तो उसमें मेल सिलेक्ट हमेशा व्हाइट कॉर्निश से करेंगे, हम फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं व्हाइट कॉर्निश? व्हाइट कॉर्निश ही हो रही है, दोनों व्हाइट कॉर्निश हो रही है। हम देख रहे हैं ये भी व्हाइट कॉर्निश ही है। ये व्हाइट कॉर्निश का मेल लिया, व्हाइट कॉर्निश फीमेल, लेकिन यहाँ पर हमने फीमेल वाले करेक्टर रखे हैं। फीमेल का भी हमने ये भी देखना होता है ना कि फीमेल ऐसी दे जो अंडे भी दे, और मेल को हमने ज्यादा इसलिए यहाँ पे रखा होता है कि वो फर्टाइल भी तो अंडे देना, क्योंकि हम आगे जनरेशन ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर मेल के करेक्टर हम फर्टिलिटी भी देखेंगे, फीमेल के करेक्टर हम ये भी देखेंगे कि वो अंडे कितने देती है, उसके अंडे के छिलके का जो है वो मोटाई वो है मुनासिब है कि नहीं है, वो जल्दी टूट तो नहीं जाता। तो बड़े फैक्टर जो है वो फीमेल के हिसाब से देखे जाते हैं और बहुत ज्यादा फैक्टर जो है वो मेल के हवाले से देखे जाते हैं। सर ब्रॉयलर की आउटर लुक जो होती है वो यानी कि पूरी दुनिया में वाइट ही होती है? हाँ ऑलमोस्ट वाइट है, लेकिन कोई लोगों ने ग्रीन भी निकाले हैं, और ग्रीन कह रहा हूँ कलर्ड भी निकाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर यही है, लेकिन कलर्ड भी है वैसे। ओके सर ये मतलब ठीक है ब्रीडर है जी? सर? पेरेंट्स है यहाँ पे मतलब ब्रीडर है? हाँ इसको पेरेंट्स का हम ब्रीडर आप कह सकते हैं, बिल्कुल ब्रीडर आप कह सकते हैं इसका।
इसी तरह का ये अगला प्लान जो है ये सेम वही वाली बात है कि इसके अंदर ब्रीडिंग प्लान फॉर लेयर है, चूंकि अब इसमें अपने अंडे लेने हैं, इसमें फिर हम फीमेल, हमने यही 4 लाइनें बनाई हैं। वाइट लेगहॉर्न का मेल है, वाइट लेगहॉर्न की फीमेल है, वाइट लेगहॉर्न का मेल है, वाइट फीमेल की, और फिर वाइट लेगहॉर्न की लाइन थी, क्योंकि ये वाला बर्ड पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अंडे देने के लिए समझा जाता है, ये वाला वाइट लेगहॉर्न। तो सेम हमने वही प्रोसेस किया, फर्क ये था कि यहाँ पर अब हमने अंडों की अहमियत ज्यादा दी, यहाँ पे हमने फीमेल के ऊपर फोकस ज्यादा किया एज कम्पेयर टू मेल। मेल का फोकस इसमें यही था कि वो फर्टाइल अंडे पैदा कर सके, उसकी सीमन इतनी क्वालिटी की होनी चाहिए कि वो जो फर्टाइल अंडे पैदा कर सके। लेकिन यहाँ हमने हमारा मोर एम्फोसाइज जो था वो रिगार्डिंग जो है वो फीमेल था कि वो अंडे दे। तो ये इस तरह ये लाइन बनाई जाती है, ये वाली जो लाइन है फिर इसको हम वही वाली बोलते हैं कि लेयर ब्रीडर। ये वाला जैसे हाइब्रिड लेयर है, ये लेयर ब्रीडर है। पेरेंट स्टाफ बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही बना जैसे मैंने बताया कि 10,000 आपने चूजे लिए, 1 लाख को सिलेक्ट किया। इसमें हमने प्रेफरेंस देखी कि कौन सी फीमेल अपनी माँ से ज्यादा अच्छी। इसमें चूंकि अंडे का मामला आ गया, इसलिए हमने इसके अंदर जो है वो फीमेल को ज्यादा वैल्यू दी एज कम्पेयर टू मेल। ये भी चार्ट बिल्कुल वैसे ही है, ध्यान से इसको देख लो, अगर पूछना है तो कुछ इसमें से पूछ लो। सर हाइब्रिड लेयर तैयार करने के लिए तो ज्यादा देर लगती होगी। हाँ, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगा नुस्खा जो होता है वो ब्रीडिंग का होता है। आप 5 साल एक काम करते हो, 5 साल के बाद आपको नतीजा टाइम फिश मिलता है। तो इसलिए ब्रीडिंग वाले के ऊपर कोई, आप देखो ना 1 लाख बर्ड है, 1 लाख बर्ड को आपने 1 साल पालना, उसके बाद उसके अंदर सिलेक्शन करनी है, 5 साल बाद आपको नतीजा ही कुछ ना मिले। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे महंगा काम जो होता है जेनेटिक्स का होता है, कि आप इतना लाखों करोड़ों डॉलर लगा देते हैं, उसके बाद भी आपको अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते। ये वाली इसमें एक चीज है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई अगर आपका क्वेश्चन तो, और कोई ज़हन में कोई बात आ रही तो यू मे आस्क। ये सिंपल इट वाज। ये हमारी क्लास कितनी देर की है? ये 50 मिनट की है। यस सर। 1 मिनट होल्ड करना जरा। शिजा अस्सलाम वालेकुम सर, जरा 5 मिनट तक कर लोगे, 5 मिनट तक। अच्छा, आइंदा के लिए मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर उनसे एक दफा फिर बात करके मॉर्निंग के हम 2 ग्रुप बना लेंगे, और इवनिंग वाला जो है वो 12-10 पे ही होगा। ओके सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन है प्लीज। जी। सर लेयर का ब्रॉयलर के साथ क्रॉस नहीं करवा सकते? लेयर फीमेल है बेटे। सर ब्रॉयलर का मेल लें तो लेयर के साथ वो क्यों रखना, क्यों आपने एक चीज आपको बना के दी है 6 हफ्ते के लिए, आपने उसको 20 हफ्ते के लिए क्यों रखना? वजह? ओके सर, मैं बस हाँ वैसे मतलब, पूछ हाँ रहा ना, था। मतलब आपका क्वेश्चन के मैं जवाब दे रहा हूँ कि एक चीज को हमने बनाई 4 हफ्ते के लिए, 6 हफ्ते के लिए, आपने उसके ऊपर 6 हफ्ते क्यों खर्चा करना? अपना 6 महीने खर्चा और क्यों करना है, या 4 महीने और क्यों खर्चा करना? ओके सर, थैंक यू। ऐसे पर होगा तो हो जाएगा। ठीक है? ये हमारी क्लास ठीक है 50 सर। मिनट की है कि 40 मिनट की है बच्चे? सर 50 मिनट्स। हैं? 50 मिनट्स। 50 की है? यस सर। चलो ठीक है, और कोई किसी के ज़हन में क्वेश्चन हो तो? नो सर, और कोई क्वेश्चन? चले इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट बुक को हम 3 के साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। एक्सक्यूज मी जी, सर, अटेंडेंस यहीं चैट बॉक्स में लगा दें या लगा दो, चलो चेक।